वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुक्लिक में। तो सब लोग कैसे हो? सब लोग बढ़िया हो ना? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे एवं तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, तो पिछली क्लास हमारी जो टेस्ट लिया था, ठीक है, तो आप लोगों ने बहुत कम बच्चों ने ये बताया था कितने क्वेश्चन सही किए। ठीक है, तो आपको ये बताना होता है क्लास के बाद, टेस्ट के बाद, कि आपने जितने मैंने क्वेश्चन दिए उनमें से कितने क्वेश्चन आपने सही किए। ठीक है, तो उससे पहले हम पढ़ रहे थे आनुवांशिक शब्दावली, यानी कि जो चैप्टर नंबर 3 चल रहा है आनुवांशिकी जेनेटिक्स, उसमें जो मैंने टॉपिक क्या था आनुवांशिक शब्दावली जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी। ठीक है, तो जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी यानी कि आनुवांशिक शब्दावली के बारे में हमने पढ़ा था। मैंने इसमें आपको बताया था जीन के बारे में, युग्म विकल्पी क्या होते हैं, लक्षण प्रारूप, जीन प्रारूप, इसी के साथ साथ हमने संकरण के बारे में पढ़ा था, संकरण के अनुपात के बारे में पढ़ा था, और इसमें हमने पीढ़ियों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताए थे मेंडल के आनुवांशिकता के नियम। तो मेंडल के आनुवांशिकता के मैंने 3 नियम बताए थे, प्रभावता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपभ्रूहण का नियम। ठीक है, तो आज हम मेंडल के इन तीनों नियमों के बारे में पढ़ेंगे कि तीनों नियम क्या कहते हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 चल रहा है आपका। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन। चैप्टर नंबर 3 है आनुवांशिकी, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। ठीक है, तो मेंडल के 3 नियम पढ़ रहे थे, मेंडल के आनुवांशिकता के नियम, मेंडल के आनुवांशिकता के नियम यानी कि वंशानुगति के नियम। तो मैंने पिछली क्लास में आपको मेंडल के 3 नियमों के बारे में बताया था। पहला नियम प्रभावता का नियम, ओके। दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम। तो इसी नियम का दूसरा नाम है युग्मकों की शुद्धता का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम, का नियम। और जो मेंडल का तीसरा नियम है वो है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो अब हम तीनों नियमों को एक एक करके पढ़ेंगे कि मेंडल की प्रभावता का नियम क्या कहता है। तो पहला नियम है प्रभावता का नियम, प्रभावता का नियम। तो मेंडल की जो प्रभावता का नियम है, यह है नियम एक संकर संकरण पर आधारित है, एक संकर संकरण पर आधारित है, आधारित है, यानी कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है। तो एक संकरण, संकरण क्या होता है? मैंने आपको बताया था जब टर्मिनोलॉजी यानी कि शब्दावली पढ़ाई थी कि जो एक संकर संकरण में एक ही लक्षण की आनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है, एक ही लक्षण की आनुवांशिकता का, आनुवांशिकता का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। और दो संकर संकरण में 2 लक्षणों की और त्रिसंकर संकरण में 3 लक्षणों की आनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसी तरह से बहुसंकर संकरण भी होता है जिसमें 3 से अधिक लक्षणों की आनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि मेंडल ने जो मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे वो 7 विपर्यासी लक्षणों पर प्रयोग किए थे। ठीक है, तो प्रभावता का नियम है वो भी एक संकरण पर आधारित होता है। इसी के साथ साथ जो पृथक्करण का नियम होता है वो भी एक संकर संकरण के नियम पर आधारित है। और जो स्वतंत्र अपभ्रूहन का नियम है वो 2 संकर संकरण के नियम पर आधारित है। ठीक है, तो एक संकर संकरण के जो परिणाम आए थे उन पर आधारित है प्रभावता का नियम। इसमें होता क्या है? जब एक विपर्यासी लक्षण वाले समयुग्मजी पादपों में क्या करवाया जाता है? पादपों में संकरण करवाया जाता है, संकरण करवाया जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही लक्षण वाले समयुग्मजी पादप, इसका मतलब हो गया, मैंने आपको बताया था कि लंबा पादप। ठीक है, तो लंबा पादप को हम कैपिटल टी से व्यक्त करेंगे और जो बौना पादप होगा, बौना पौधा होगा, उसको स्मॉल टी से व्यक्त करेंगे। ठीक है, तो लंबा पादप जब समयुग्मजी पादप होगा यानी कि शुद्ध होगा, शुद्ध पादप होगा। पादप कैसा है? लंबा। ठीक है, और कैसा है? समयुग्मजी,
ठीक है। तो इसका जो जीन बनेंगे, इसका जीन होगा टीटी, यानी कि इसका जो जीन प्रारूप होगा वो होगा टीटी, ठीक है, कैपिटल वाला। और जो बोना होगा इसका जो जीन प्रारूप बनेगा स्मॉल टीटी। समझ में आ गया। तो इसमें क्या किया कि मेंडल ने शुरुआत में इन दो समयुग्मजीय पादपों पर संकरण करवाया, यानी कि कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। ये तो हो गया शुद्ध बोना और ये हो गया शुद्ध लंबा। जब इन दोनों पादपों पर संकरण करवाया तो इनमें से युग्मक बने, इससे भी कैपिटल टी आया, इससे भी कैपिटल टी आया, इससे स्मॉल टी आता है, इससे स्मॉल टी आता है, ठीक है। जब इन दोनों पादपों के बीच में जब संकरण करवाया जाता है, क्या करवाया जाता है, संकरण। तो संकरण करवाने से कैसे पादप का निर्माण होता है, मैं आपको दो तरीका से बताता हूं, ठीक है। एक तो होता है चक्रबोर्ड की सहायता से, दिख रहा है आपको ये वाला, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, ऐसे एक टेबल बनाई, ओके। तो यहां पर ये तो क्या होता है, दोनों युग्मक पाए जाते हैं, यानी कि यहां पर होगा नर और ये होगा मादा, यानी कि एक पादप से नर युग्मक लिया जाएगा और दूसरे पादप से मादा युग्मक लिया जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हमने लिखा नर, यहां पे हमने लिखा मादा, ठीक है। तो नर युग्मक के युग्मक कौन से हैं, कैपिटल टी और कैपिटल टी, और मादा के स्मॉल टी और स्मॉल टी। जब इन दोनों में संकरण करवाया जाएगा तो जब टी का संकरण कैपिटल टी से होगा, यानी कि स्मॉल टी का संकरण कैपिटल टी से होगा, तो ये क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। स्मॉल टी का कैपिटल टी से करेंगे फिर से बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। स्मॉल टी का कैपिटल टी से करेंगे तो फिर से बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और स्मॉल टी का कैपिटल टी के साथ किया जाएगा तो फिर से बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो इस तरह से ये निर्माण होता है F1 पीढ़ी का। किसका, F1 पीढ़ी का। F1 पीढ़ी को संतति पीढ़ी भी कहा जाता है। किसका निर्माण होता है, संतति का, ओके। जो ये पादप हैं, जो शुद्ध लंबा और शुद्ध बुना पादप हैं, ये कहलाते हैं जनक पीढ़ी। क्या कहलाते हैं, जनक पीढ़ी। तो जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी का निर्माण होता है, तो वो पीढ़ी कहलाती है F1 पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी, F1 पीढ़ी। तो यहाँ पर आपको क्या दिखा है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो लंबा पादप होगा, लंबा पादप, तो लंबा पादप होगा उसमें जो लक्षण होगा उसको हम कैपिटल टी से व्यक्त करेंगे, और जो बोना पादप होगा उसके लक्षण को हम स्मॉल टी से व्यक्त करेंगे, ठीक है। तो ये आपको युग्म विकल्प दे रखे हैं। इसकी जीन संरचना देखिए, इनकी जीन संरचना में आपको यहाँ लिख के बताता हूँ कि इन दोनों पादपों से ये कैसे निर्माण होता है। जैसे हमने क्या किया, ये संकरण मैंने हटा दिया, यहाँ से हमने कैपिटल टी और स्मॉल टी को मिलाया तो कैपिटल टी स्मॉल टी बना, फिर से कैपिटल टी और स्मॉल टी को मिलाया तो फिर से कैपिटल टी स्मॉल टी बना। तो इस कैपिटल टी से इस स्मॉल टी को मिलाया तो कैपिटल टी स्मॉल टी बना, ठीक है। इस कैपिटल टी का जो संकरण है हमने इस स्मॉल टी से करवा दिया। अब कौन सा बच गया, ये बच गया, तो ये यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी आते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से F1 पीढ़ी का निर्माण होता है, और F1 पीढ़ी से हमें 4 प्रकार के पादप प्राप्त होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के पादप प्राप्त होते हैं। तो मैंने क्या बताया था कि ये कैपिटल टी है, ये तो हो गया लंबा, और स्मॉल टी है, ये हो गया बोना, ठीक है। तो इसमें कैपिटल टी, इसमें भी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। तो लंबा लक्षण होता है वो इसमें प्रकट होता है, यानी कि जो F1 पीढ़ी में सारे पादप कैसे प्राप्त होंगे, सभी पादप लंबे प्राप्त होंगे। कैसे, लंबे प्राप्त होंगे, ठीक है। जबकि आपको दिखाई दे रहा है, इसकी हम जीनोटाइप देखें, इसकी हम जीन संरचना यानी कि जीन प्रारूप का अध्ययन किया जाए तो इसमें लंबेपन का भी गुण है और इसमें बौनेपन का भी गुण है, क्योंकि कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों जो इनका जीन प्रारूप है, ये कैपिटल टी तो लंबापन दिखाएगा और स्मॉल टी है ये बौनापन दिखाएगा। तो उसमें गुण तो दोनों प्रकार के हैं, लेकिन जो यहाँ पे पादप हमें दिखाई देते हैं वो हमें लक्षण प्रारूप पादपों का हमें दिखाई देता है, यानी कि भारी संरचना हमें पादपों को दिखाई देती है। वो तो चारों पादप प्राप्त होते हैं, लंबे पादप प्राप्त होते हैं। इसका मतलब होता है कि जो बौनेपन का गुण होता है, स्मॉल टी वाला जो गुण होता है, वो यहाँ पर प्रकट नहीं हो पाता है। तो क्या हुआ, यहाँ पर रिजल्ट क्या निकलते हैं इससे, यहाँ पर जो बौनेपन का गुण है, बौनेपन का गुण वो क्या होता है, प्रकट नहीं होता है, ठीक है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर लंबेपन का गुण प्रकट होता है, लंबेपन का
गुण है वो क्या होता है, प्रकट होता है, प्रकट होता है। ठीक है, जब मैंने आनुवंशिक शब्दावली में आपको बताया था कि जब संतति पीढ़ी में यानी कि F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होता है यानी कि दिखाई देता है, वो लक्षण कैसा होता है, तो वो लक्षण होता है प्रभावी लक्षण। कौन सा लक्षण, प्रभावी लक्षण, प्रभावी लक्षण। ठीक है, और जो लक्षण दिखाई नहीं देता है वो लक्षण होता है अप्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण। तो यहाँ पर सारे पादप होते हैं वो लंबे प्राप्त होते हैं। इसका मतलब होता है कि प्रभावी लक्षण यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रांग है और इसकी वजह से जो बौनेपन का गुण है वो इसमें दिखाई नहीं दिया। यानी कि पादप की जीन संरचना देखी जाए तो उसमें बौनेपन का गुण तो है क्योंकि इसमें स्मॉल टी भी आ रहा है। ठीक है, लेकिन इसका लक्षण प्रारूप यानी कि पादप को बाहर से देखने पर, आंखों से देखने पर सारे पादप लंबे प्राप्त होते हैं, कोई भी पादप छोटा या बौना प्राप्त नहीं होता है। इसका मतलब होता है कि जो बौनेपन का गुण है वो इसमें दिखाई नहीं देता है, तो वो गुण कौन सा होगा, अप्रभावी गुण होगा। ठीक है, वो अप्रभावी लक्षण होगा। और इसी तरह से जो लंबेपन का गुण होता है, लंबेपन का जो लक्षण होता है वो इसमें दिखाई देता है और वो प्रभावी लक्षण कहलाता है। तो यही मेंडल की प्रभावता का नियम है कि जो लक्षण इस F1 पीढ़ी में दिखाई देते हैं वो लक्षण प्रभावी लक्षण कहलाते हैं और जो लक्षण F1 पीढ़ी में अपने आप को प्रकट नहीं कर पाते हैं वो लक्षण अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। कौन से लक्षण, अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। तो यही मेंडल की प्रभावता का नियम है। तो मेंडल की जो प्रभावता का नियम है इसमें लक्षण प्रारूप यहां लिख देता हूं। ठीक है, कि लक्षण प्रारूप, इसका लक्षण प्रारूप कैसा होगा, क्योंकि सारे पादप हैं वो बाहर से हमें दिखाई देंगे कैसे, लंबे। तो इसका लक्षण प्रारूप होगा 100%। कितना होगा, 100%। कैसे पादप होंगे, लंबे पादप होंगे, लंबे पादप। ओके, जब इनकी हम जीन संरचना की बात करें, जीन प्रारूप की बात करें, तो इसका जो जीन प्रारूप होगा इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो जीनी संरचना है इसमें लंबेपन का गुण भी है और इसमें बौनेपन का गुण भी है। तो जब इसके जो दोनों युग्म विकल्पी होते हैं वो असमान होते हैं तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है विषम युग्मजी। तो चारों पादप हमें विषम युग्मजी प्रकार के प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं, विषम युग्मजी। तो चारों पादप होते हैं वो विषम युग्मजी यानी कि अशुद्ध लंबे प्राप्त होते हैं, अशुद्ध लंबे प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये है मेंडल की प्रभावता का नियम। ये आपको आराम से समझ में आ गया होगा कि मेंडल की प्रभावता का नियम है क्या है। इसमें मेन बात यही है कि जो लक्षण संतति पीढ़ी या फिर F1 पीढ़ी में दिखाई देते हैं वो लक्षण प्रभावी लक्षण कहलाते हैं और जो लक्षण अपने आप को खुद को प्रकट नहीं कर पाते हैं वो अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। ठीक है, इसी आधार पर मेंडल की प्रभावता का नियम है। ओके, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा तो आपने नोट कर लिया। ठीक है, अपन अब आगे बढ़ते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। तो अब देखते हैं कि मेंडल की आनुवांशिकी का दूसरा नियम, दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम। और इसका दूसरा नाम मैंने क्या बताया था, युग्मकों की शुद्धता का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम भी बोलते हैं इसको, शुद्धता का नियम। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ओके, तो मेंडल का पृथक्करण का नियम क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि जो मेंडल का प्रभावता का नियम है और पृथक्करण का नियम है वो दोनों एक संकर के परिणामों पर आधारित हैं। किस पर आधारित हैं, एक संकरण के परिणामों पर आधारित, परिणामों पर क्या है, आधारित। ठीक है, तो एक संकरण के बारे में मैंने बताया था कि जब एक लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है वो कहलाता है एक संकरण, यानी कि इसमें भी हम केवल एक लक्षण की वंशानुगति का भी अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो प्रभावता के नियम के अंदर हमने F1 पीढ़ी तक चेक किया था। ठीक है, F1 पीढ़ी तक देखा था, लेकिन पृथक्करण के नियम के लिए हम F2 पीढ़ी तक हमें आगे जाना होगा। तो मैंने क्या बताया था कि शुद्ध पादप है, कैसा है पादप, लंबा है और समयुग्मजी है, तो इसको हम कैपिटल टी से व्यक्त करेंगे। और शुद्ध जो बौना पादप होगा, शुद्ध बौना समयुग्मजी पादप होगा, समयुग्मजी पादप होगा, इसको हम स्मॉल टी और स्मॉल टी से व्यक्त करेंगे। ठीक है, तो हमने F1 पीढ़ी में क्या किया था, तो जनक पीढ़ी में हमने कैपिटल टी एम स्मॉल टी। ठीक है, तो इनसे हमने नर्म युग्मक, इससे हमने मादा युग्मक लिया था और इसके बाद जो निर्माण होता है वो कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि सभी पादप कैसे मिलते हैं, सभी पादप लंबे मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, लंबे प्राप्त होते हैं, लंबे
प्राप्त होते हैं, यानी कि 100% पादप कैसे मिलेंगे, लंबे। और इसी को क्या कहा जाता है, प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम, क्योंकि यहाँ पर जो प्रभावी लक्षण है सिर्फ वो ही दिखाई देता है, अप्रभावी लक्षण दिखाई नहीं देता है। ओके, तो आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ से हमें कितने प्रकार के पादप प्राप्त हुए, हमें 4 प्रकार के पादप प्राप्त होते हैं और ये F1 पीढ़ी कहलाती है, यानी कि संतति पीढ़ी कहलाती है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस F1 पीढ़ी से प्राप्त जो पादप होते हैं, इन पादपों का आपस में संकरण करवाते हैं, आपस में ही क्रॉस करवाते हैं। ठीक है, तो करवाइए, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो ये क्या है, अशुद्ध लंबा, यानी कि विषम युग्मजी पादप है, और ये भी अशुद्ध लंबा, यानी कि ये भी विषम युग्मजी पादप है। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ पे ये आपको नहीं बताया, ये शुद्ध लंबा पादप है, शुद्ध लंबा यानी कि सम युग्मजी पादप है, और ये शुद्ध बौना पादप है, शुद्ध बौना यानी कि सम युग्मजी पादप है। ठीक है, तो शुद्ध लंबा और शुद्ध बौने पादप से F1 पीढ़ी में 4 पादप प्राप्त होते हैं, वो चारों पादप अशुद्ध लंबे पादप प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इन अशुद्ध लंबे पादपों को विषम युग्मजी पादपों का आपस में क्या करवाया जाता है, संकरण करवाया जाता है। तो संकरण कैसे करवाया जाता है और क्या मिलता है, देखिए यहाँ से 2 युग्म बनते हैं, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, इससे भी 2 बनेंगे, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। तो इन दोनों का जब संकरण करवाया जाएगा तो कौन कौन से पादप प्राप्त होंगे, मैं आपको ये चक्र बोर्ड की सहायता से बताता हूँ। तो ये टेबल बनाना ये आप सीख लीजिए, ये आपके लिए बहुत आसान होगा। ठीक है, और ये एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है, बहुत आसान है इसको बनाना, इसकी सहायता से आप आराम से क्रॉस करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिया नर युग्मक, यहाँ से हमने लिया मादा युग्मक। ओके, तो हमारा नर युग्मक कौन सा है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। मादा युग्मक है कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये मादा युग्मक हमने कैपिटल टी और स्मॉल टी यहाँ पे ले लिया। अब इनका क्रॉस करवाते हैं, संकरण करवाते हैं, तो कैपिटल टी से कैपिटल टी मिलता है तो दोनों कैपिटल टी आते हैं, कैपिटल टी से स्मॉल टी मिलता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी से कैपिटल टी मिलता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और स्मॉल टी से स्मॉल टी मिलता है तो मिलता है स्मॉल टी और स्मॉल टी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो इससे कितने प्रकार के पादप प्राप्त होते हैं, इससे 4 प्रकार के पादप प्राप्त होते हैं, और ये पीढ़ी कहलाती है F2 पीढ़ी। कौन सी, F2 पीढ़ी कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ से हमें कौन कौन से पादप प्राप्त होते हैं, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, अब इनके बारे में देखिए, कैपिटल टी यानी कि इसमें क्या है, दोनों प्रभावी लक्षण है। ठीक है, दोनों प्रभावी लक्षण है, यानी कि ये कैसा है, ये शुद्ध लंबा है, शुद्ध लंबा, और कैसा है, सम युग्मजी है, सम युग्मजी है। ठीक है, ये कैसा है, ये अशुद्ध लंबा है, अशुद्ध लंबा। अशुद्ध क्यों बोला, क्योंकि ये है तो लंबा पादप, यानी कि इसका लक्षण प्रारूप तो लंबा हुआ, लेकिन इसकी जीन संरचना में जो युग्म विकल्पी पाए जाते हैं, इसमें एक तो लंबेपन का गुण होता है और एक में बौनेपन का गुण होता है, इसलिए ये कैसा हो गया, अशुद्ध हो गया। लेकिन लंबेपन का गुण होता है वो कैसा रहता है, प्रभावी होता है इसमें, इसलिए कैसा हो गया, ये लंबा हो गया। ठीक है, तो ये हो गया अशुद्ध लंबा। लेकिन जब इसके तो दोनों जो युग्म विकल्पी होते हैं वो कैसे होते हैं, असमान होते हैं, यानी कि इसमें बौनेपन का लक्षण भी है और इसमें लंबेपन का लक्षण भी है, यानी कि कैपिटल टी भी है और स्मॉल टी भी है, तो इसलिए इसको कहा जाएगा विषम युग्मजी, विषम युग्मजी। मैंने आपको जब ये शब्दावली पढ़ाई थी, ठीक है, उनमें बहुत अच्छे से आपको समझाया था। ठीक है, यदि आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप पिछली वीडियो आराम से देख सकते हो। ठीक है, आप वीडियो को बार बार रिवाइज भी किया करो ताकि आराम से आपको समझ में भी आ जाए, और इसी के साथ साथ जो आपकी मेमोरी है वो भी स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, और साथ साथ ही आप सेशन के साथ साथ यानी कि क्लास के साथ साथ आप वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो ताकि और बच्चे भी साथ में जुड़ सकते हैं। ठीक है, और वो भी आराम से अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला पादप है, ये भी इसी तरह का अशुद्ध लंबा पादप है। कैसा है, अशुद्ध लंबा, अशुद्ध लंबा, और इसी के साथ कैसा है, ये विषम युग्मजी भी है। ठीक है, ये विषम युग्मजी भी है इसी के तरह से। और यहाँ पर जो पादप प्राप्त होता है वो पादप प्राप्त होता है शुद्ध बौना पादप प्राप्त होता है। कैसा, शुद्ध बौना, और कैसा है, सम युग्मजी है, सम युग्मजी है। ठीक है, तो प्रभावता के नियम के अंदर F1 पीढ़ी आती है, और F1 पीढ़ी में क्या बताया जाता है, मेंडल ने जो बताया है कि F1 पीढ़ी में मेंडल ने बताया है कि यहाँ पर केवल प्रभावता यानी कि प्रभावी लक्षण ही प्रकट हो पाता है, अप्रभावी लक्षण बिल्कुल भी प्रकट नहीं होता। लेकिन जब आगे इन F1 पीढ़ी के पादपों का संकरण करवाया जाता है और F2 पीढ़ी प्राप्त होती है तो उसमें हमें लंबा पादप प्राप्त होता है, शुद्ध लंबा,
अशुद्ध लंबा और शुद्ध बौना भी पादप प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या होता है कि F1 पीढ़ी में जो हमें बौना पादप होता है वो बौना पादप अपना लक्षण प्रकट नहीं कर पाता है, लेकिन वो अपना लक्षण खोता नहीं है। आगे जब वो F2 पीढ़ी में पहुंचता है वो लक्षण, तो F2 पीढ़ी में वो लक्षण क्या हो जाता है, प्रकट हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रकट हो जाता है। ठीक है, तो वो लक्षण F2 पीढ़ी में प्रकट हो जाता है। इसका मतलब होता है कि F1 पीढ़ी में तो प्रभावी लक्षण होता है, वो अप्रभावी लक्षण को संदूषित नहीं कर पाता है, वो इसके प्रभाव को खत्म नहीं कर पाता है। लेकिन भले ही वो F1 पीढ़ी में अपना प्रभाव प्रकट नहीं कर पाता, वो बौनापन वाला लक्षण नहीं दिखा पाता, पादप सारे के सारे लंबे प्राप्त होते हैं, लेकिन F2 पीढ़ी में वो अपना प्रभाव दिखाता है और प्रत्यक्ष रूप से अपना लक्षण को प्रकट करता है। इसी कारण इस नियम को पृथक्करण का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहां से आपको क्या प्राप्त हुए, शुद्ध लंबे पादप प्राप्त हुए, शुद्ध बौने पादप प्राप्त हुए और अशुद्ध लंबे पादप प्राप्त हुए। ठीक है, तो हम F2 पीढ़ी का जब हम लक्षण प्रारूप देखते हैं, क्या देखते हैं, लक्षण प्रारूप। तो लक्षण प्रारूप हम देखते हैं तो हमें लंबा पादप और लंबा पादप, यानी कि 75% पादप होते हैं, 75% पादप ये हमें लंबे प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं, लंबे पादप प्राप्त होते हैं। और सिर्फ 25% पादप ही हमें बौने प्राप्त होते हैं। कितने, 25% पादप कैसे प्राप्त होते हैं, बौने प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसका मतलब लक्षण प्रारूप देखा क्योंकि हमने सिर्फ भारी संरचना देखी कि हमें जो पादप प्राप्त होते हैं वो 75% लंबे पादप प्राप्त होते हैं और 25% बौने पादप प्राप्त होते हैं। तो लक्षण प्रारूप का जो अनुपात बनता है F2 पीढ़ी में वो बनता है 3:1। कैसे बनता है, 3:1, यानी कि 3 पादप तो लंबे प्राप्त होते हैं और 1 पादप हमें बौना प्राप्त होता है। अब जब हम जीन प्रारूप के बारे में देखेंगे, जीन प्रारूप, तो जीन प्रारूप में हम जीनीय संरचना का अध्ययन करेंगे, यानी कि आनुवंशिक संरचना का अध्ययन करेंगे। उसमें हम युग्म विकल्पी को चेक करेंगे, तो जो दोनों युग्म विकल्पी हैं वो समयुग्मजीय प्रकार के हैं या फिर विषम युग्मजीय प्रकार के हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, तो ये वाला जीन है, इसके दोनों युग्म विकल्पी हैं, वो दोनों युग्म विकल्पी कैसे समान है, यानी कि दोनों उल्टी हैं। तो ये कैसा हो गया, शुद्ध लंबा, यानी कि समयुग्मजीय हो गया। ठीक है, इसी तरह से ये भी कैसा हो गया, शुद्ध बौना होगा, ये भी कैसे हो गया, समयुग्मजीय हो गया। और ये कैसे, ये अशुद्ध लंबे, क्योंकि इन दोनों के जो युग्म विकल्पी हैं वो कैसे असमान है, तो ये हो गए विषम युग्मजीय। तो विषम युग्मजीय पादप कितने प्राप्त होते हैं, 2 प्राप्त होते हैं। समयुग्मजीय लंबा पादप कितना प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। और समयुग्मजीय बौना पादप कितना प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसी कारण जो जीन प्रारूप बनता है यहाँ पर F2 पीढ़ी में वो बनता है 1:2:1। इसमें 1 पादप होगा शुद्ध लंबा होगा, 2 पादप होंगे वो अशुद्ध लंबे होंगे और वापस से 1 पादप होगा वो शुद्ध बौना होगा। तो यहाँ पर जो बौना पादप होता है वो अपना लक्षण होता है वो पृथक रूप से प्रकट कर पाता है, इसी कारण से पृथक्करण का नियम कहा जाता है। और यहाँ पर प्रत्येक लक्षण के लिए एक युग्म विकल्पी पाया जाता है, इसलिए कारण इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से प्राप्त होते हैं। मैंने इनके लक्षण प्रारूप बता दिया। इसमें F2 पीढ़ी में जो लक्षण प्रारूप प्राप्त होता है वो हमें 3:1 प्राप्त होता है। इनकी 75% जो पादप होते हैं वो लंबे प्राप्त होते हैं, यानी कि 3 पादप लंबे प्राप्त होते हैं। 25% पादप होते हैं वो बौने प्राप्त होते हैं, यानी कि 1 पादप है वो सिर्फ बौना प्राप्त होता है। इसका जीन प्रारूप 1:2:1। ये आपको याद रखने, ये आपसे सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो पृथक्करण का नियम होता है, पृथक्करण के नियम में F2 पीढ़ी में जो जीन प्रारूप बताइए, F2 पीढ़ी में जीन प्रारूप अनुपात बताइए। ठीक है, ये क्या है, अनुपात है, ये क्या है, जीन प्रारूप अनुपात है। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि F2 पीढ़ी में जो पृथक्करण का नियम है उसमें जीन प्रारूप अनुपात आपको बताना है, तो उसका अनुपात होगा 1:2:1। लक्षण प्रारूप का अनुपात होगा वो होगा 3:1। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये होता है पृथक्करण का नियम और युग्मकों की शुद्धता का नियम। अब इसके बाद जो तीसरा नियम है वो है स्वतंत्र अपभुवन का नियम। ठीक है, लेकिन बीच में आपको एक टॉपिक दे रखा है, जब मैंने आपको आनुवंशिक शब्दावली यानी कि जेनेटिक्स जो टर्मिनोलॉजी पढ़ाई थी उसमें मैंने आपको एक संकर पूर्वज संकरण पढ़ाया था, संकर पूर्वज संकरण पढ़ाया था। ठीक है, तो संकर पूर्वज संकरण का दूसरा नाम मैंने आपको बताया था पश्च संकरण। क्या बताया था, पश्च संकरण। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बैक क्रॉस, इसको बैक क्रॉस कहा जाता है। तो एक ये टॉपिक दे रखा है। ठीक है, इसमें आपको 2 प्रकार बता रखे हैं। जो संकर पूर्वज संकरण होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है बाह्य और एक होता है परीक्षण। अब ये होता क्या है, तो संकर पूर्वज संकरण में आपको बताता पूर्वज, यानी कि संकर करवाना है किससे, पूर्वजों से। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए कि ये क्या होगी, संतति पीढ़ी होगी और ये कौन सी होती है, जनक पीढ़ी होती है। यदि संतति पीढ़ी का जो संकरण है वो इन दोनों जनक पीढ़ियों में से किसी भी जनक के साथ करवा दिया जाता है
तो वो कहलाता है पश्च संकरण, यानी कि संकर पूर्वज संकरण कहलाता है। ठीक है, और बाह्य संकरण में क्या होता है? बाह्य संकरण में होता है जो संतति पीढ़ी का जो संकरण है, वो क्रॉस है, वो प्रभावी लक्षण वाले जनक से करवाया जाए। किससे? प्रभावी लक्षण वाले जनक से करवाया जाए, यानी कि दोनों जब शुद्ध लंबा संघ युग्मजी जो लंबा पादप है उससे करवाया जाएगा, प्रभावी लक्षण वाले जो पादप से संकरण करवाया जाएगा, ठीक है, संतति पीढ़ी से, तो वो कहलाएगा बाह्य संकरण। और परीक्षण संकरण में क्या होता है? जब संतति पीढ़ी यानी कि F1 पीढ़ी का जो संकरण है अप्रभावी लक्षण वाले जनक से साथ करवा दिया जाता है, वो कहलाता है परीक्षण संकरण। ठीक है, तो मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं, आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, आपने नोट भी कर लिया होगा। ठीक है, तो मैं मिटा देता हूं। तो मैं आपको बता रहा था संकर पूर्वज संकरण, ठीक है, इसको पश्च संकरण भी कहा जाता है, पश्च संकरण यानी कि बैक क्रॉस कहा जाता है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब ये हो गई जनक पीढ़ी, ठीक है, तो इन जनक पीढ़ियों का जब क्रॉस करवाया जाता है तो संतति पीढ़ी का निर्माण होता है। तो संतति पीढ़ी में सारे पादप कैसे प्राप्त होते हैं? F1 पीढ़ी में, F1 पीढ़ी, इसको क्या कहा जाता है? संतति पीढ़ी। ठीक है, तो इसमें सारे पादप कैसे प्राप्त हुए थे? लंबे विषम युग्मजी पादप, यानी कि अशुद्ध लंबे पादप प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो ये हो गई जनक पीढ़ी, जनक पीढ़ी। तो संकर पूर्वज संकरण है, इस संकर पूर्वज संकरण की परिभाषा क्या होती है कि जब इस संतति पीढ़ी यानी कि F1 पीढ़ी का जो संकरण है वो जनक पीढ़ी में से किसी भी एक जनक से साथ करवाया जाता है तो वो कहलाता है संकर पूर्वज संकरण, यानी कि संतति का अपने पूर्वजों के साथ संकरण करवाया जाता है तो वो कहलाता है संकर पूर्वज संकरण। ठीक है, तो हमने संकरण कैसे करवाना है? बाद में करवाना है, यानी कि पीछे वाली पीढ़ी से करवाना है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पश्च संकरण बोलते हैं। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, तो संकर पूर्वज संकरण है, मैंने आपको दो प्रकार से बताया था। कितनी? दो प्रकार का होता है। कौन सा? पहला तो होता है बाह्य संकरण, बाह्य संकरण, ठीक है, और जो दूसरा प्रकार है मैं आपको भी यहां लिख देता हूं, दूसरा प्रकार है परीक्षण संकरण, परीक्षण संकरण, इसको क्या बोलते हैं? टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। ठीक है, परीक्षण संकरण। ठीक है, तो दोनों में आपको डिफरेंस करते हुए बता देता हूं। तो बाह्य संकरण में क्या होता है? जब इस संतति पीढ़ी F1 पीढ़ी का जो संकरण है वो कौन से जनक के साथ करवाया जाता है? वो प्रभावी लक्षण वाले जनक के साथ करवाया जाता है, यानी कि प्रभावी जनक के साथ करवाया जाता है। ठीक है, तो किसका संकरण करवाना है? F1 पीढ़ी, यानी F1 पीढ़ी में ये वाले पादप प्राप्त होते। ठीक है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी कि अशुद्ध लंबे पादप प्राप्त होते। ठीक है, और इसका संकरण हमें किससे करवाना है? इसका संकरण हमें करवाना है ये प्रभावी जनक से। ये कौन सा हो गया? प्रभावी जनक, प्रभावी जनक, क्योंकि F1 पीढ़ी में यही जनक होता है वो अपना लक्षण प्रकट कर पाता है। ठीक है, और ये होता है अप्रभावी जनक, अप्रभावी जनक। यदि प्रभावी जनक के साथ संकरण करवाया जाता है F1 पीढ़ी का तो वो होता है बाह्य संकरण। ठीक है, प्रभावी जनक का संकरण करवाना है। ठीक है, और परीक्षण संकरण में क्या होता है? यदि इस F1 पीढ़ी यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी इसका संकरण है वो अप्रभावी लक्षण वाले जनक के साथ करवाया जाता है। किससे? अप्रभावी लक्षण वाले जनक के साथ करवाया जाता है तो वो कहलाता है परीक्षण संकरण। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इनका संकरण करवाएंगे, इनकी क्रॉस करवाएंगे। तो कैसे करवाते हैं? ठीक है, इससे कौन कौन से पादप प्राप्त होते हैं? तो पहले ये देख लीजिए इनसे कौन से युग्मक बनते हैं, तो इनको हम अलग अलग कर लेते हैं, यानी कि युग्मक बन गए। कैपिटल टी, इससे स्मॉल टी बना, इससे कैपिटल टी बना और इससे भी कैपिटल टी बना। ठीक है, तो मैं चक्र बोर्ड बना देता हूँ फटाफट से। ठीक है, इससे बहुत आसानी होती है, आराम से, बहुत जल्दी आराम से क्रॉस हो जाता है। ठीक है, तो एक हो गया नर युग्मक, एक हो गया मादा युग्मक। ठीक है, इसको आप नर मान लो, इसको आप मादा मान लो। तो यहाँ पर युग्मक कौन से हैं? कैपिटल टी स्मॉल टी नर वाले, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पर मादा वाले कौन से हैं? कैपिटल टी और कैपिटल टी। अब फटाफट फटाफट संकरण करवाओ। तो कैपिटल टी का कैपिटल टी के साथ कैपिटल टी, कैपिटल टी, टी का स्मॉल टी के साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी का कैपिटल टी के साथ कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, तो ये जो पादप प्राप्त हुए, यानी कि अब तो बन गई ये जनक पीढ़ी। यहाँ पर कौन सी पीढ़ी बन गई? ये बन गई जनक पीढ़ी। ठीक है, अब यहाँ पर ये पीढ़ी बन गई F1 पीढ़ी। समझ में आ गया? क्योंकि जब दोनों जनक बन गए ना, जनक के बाद जो पीढ़ी बनती है नई संतति का निर्माण होता है वो F1 पीढ़ी हो गई। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसमें आप देखिए कैसे पादप प्राप्त होते हैं। यहाँ पर शुद्ध लंबा, शुद्ध लंबा, अशुद्ध लंबा और अशुद्ध लंबा। ठीक है, यानी कि सम युग्मजी लंबा, सम युग्मजी लंबा
विषम युग्मजी लंबा और विषम युग्मजी लंबा। तो कैसे पादप प्राप्त हुए? सारे पादप लंबे प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसका लक्षण प्रारूप। इसका लक्षण प्रारूप होगा 100%, यानी कि 100% कैसे होंगे? लंबे पादप। ठीक है, 100% लंबे पादप प्राप्त होते हैं, क्योंकि बाहर से देखने पर जैसे पादप हमें दिखते हैं वो क्या कहलाता है? लक्षण प्रारूप कहलाता है। तो सभी पादप हमें कैसे दिख रहे हैं? लंबे पादप दिख रहे हैं, क्योंकि प्रभावी लक्षण कार्य कर रहा है। क्योंकि कैपिटल टी कौन सा प्रभावी लक्षण है? वो इस स्मॉल टी के लक्षण यानी कि बौनेपन के लक्षण को प्रकट नहीं होने दे रहा है। समझ में आ गई? ठीक है, अब इसका हम देखते हैं जीन प्रारूप। जीन प्रारूप क्या कहता है? तो जीन प्रारूप में हम जीनी संरचना का अध्ययन करते हैं और युग्म विकल्पी देखते हैं। तो इनमें क्या है? दोनों युग्म विकल्पी हैं वो समान है। ये सम युग्मजी, ये भी सम युग्मजी। ठीक है, ये विषम युग्मजी, क्योंकि असमान युग्म विकल्पी दे रखे हैं, ये भी विषम युग्मजी। तो कैसे हुआ? 50% ये कैसे बने? सम युग्मजी। ठीक है, सम युग्मजी। और 50% विषम युग्मजी, विषम युग्मजी। तो सम युग्मजी यानी कि 50% तो शुद्ध लंबे बनते हैं और 50% ही अशुद्ध लंबे बनते हैं। तो इसका जो अनुपात आता है, जीन प्रारूप का जो अनुपात आता है वो आता है 1:1। ठीक है, तो जीन प्रारूप का अनुपात है वो बाह्य संकरण में आता है 1:1 और 100% लक्षण प्रारूप यानी कि सभी पादप लंबे दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं परीक्षण संकरण। तो परीक्षण संकरण में इनका क्रॉस करवाया जाता है, तो इनसे भी युग्मक बनते हैं कैपिटल टी, इससे भी स्मॉल टी और स्मॉल टी। फिर से चक्र बोर्ड बना लो और फटाफट कर लेते हैं। ठीक है, एक तो गया नर, एक हो गया मादा। ठीक है, इसको हमने नर मान लिया, इसको हमने मादा मान लिया। ठीक है, क्योंकि नर और मादा के बीच में संकरण पाया जाता है। लेकिन ये कैसा पादप है? क्योंकि ये द्विलिंगी पादप है। द्विलिंगी, क्योंकि मटर का पौधा होता है वो द्विलिंगी होता है, यानी कि एक ही पादप में मादा और एक ही पादप में नर जननांग पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसी कारण से मेंडल ने इसका चयन किया था, वो सफल हुआ था। ठीक है, तो मादा और नर हो गए। तो यहाँ पे लिखेंगे नर, तो नर का देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी। मादा के कौन से दे रखे हैं? स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये युग्मक हो गए। स्मॉल टी का कैपिटल टी से संकरण करवाया जाता है, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी दोनों स्मॉल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों स्मॉल टी। ठीक है, यहाँ पे कैसे पादप प्राप्त हुए? ये भी क्योंकि प्रभावी लक्षण है कैपिटल टी, ये लंबा, प्रभावी लक्षण कैपिटल टी, ये लंबा, ये भी बोना क्योंकि स्मॉल टी आ रहा दोनों। तो ये हो गया शुद्ध बोना और ये भी हो गया शुद्ध बोना। ठीक है, तो 2 शुद्ध बोने प्राप्त हुए और 2 पादप हुए लंबे प्राप्त हुए। ठीक है, तो इसका लक्षण प्रारूप देखिए, फिनोटाइप लक्षण प्रारूप। तो इसका लक्षण प्रारूप क्या बनता है? 50% लंबे बनते हैं और 50% ही बोने बनते हैं, यानी कि 50% लंबे, ठीक है, और 50% ही बने बोने। तो लक्षण प्रारूप का जो अनुपात होगा वो बनेगा 1:1। ठीक है, लक्षण प्रारूप का अनुपात बनता है 1:1, यानी कि आधे पादप होते हैं वो लंबे मिलते हैं और आधे पादप हैं वो बौने मिलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसके जीन प्रारूप। तो जीन प्रारूप हम क्या जीनी संरचना देखेंगे, इनके युग्म विकल्पियों को देखेंगे। तो देखिए फिर युग्म विकल्पी कैसे दे रखे हैं। ये दोनों युग्म विकल्पी समान है, यानी कि ये दोनों कैसे सम युग्मजी पादप हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये कैसे शुद्ध बौने होते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया 50% कैसे मिल गए हमें? बौने में कैसे? सम युग्मजी। ठीक है, अब ये कैसे? लंबे, तो 50% कैसे मिल गए? लंबे। ठीक है, यानी कि अशुद्ध लंबे तो कैसे होंगे? विषम युग्मजी। कैसे मिले? विषम युग्मजी। ठीक है, हमें 2 पादप तो मिलते हैं विषम युग्मजी और 2 पादप मिलते हैं हमें सम युग्मजी। तो इसका जो जीन प्रारूप अनुपात होगा वो भी होगा 1:1। ठीक है, तो इसका जो जीन प्रारूप अनुपात आ गया वो 1:1, इसका लक्षण प्रारूप अनुपात आता है वो भी आता है 1:1। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होंगे कि बाह्य संकरण क्या होता है और परीक्षण संकरण क्या होता है। बाह्य संकरण में मैंने क्या बताया था, जो संतति पीढ़ी है उसका हम संकरण करवाएंगे प्रभावी जनक से। ठीक है, और परीक्षण संकरण में संतति पीढ़ी का हम संकरण करवाएंगे अप्रभावी जनक से। ठीक है, जब संतति पीढ़ी का जो संकरण है वो प्रभावी जनक या अप्रभावी जनक किसी के साथ में भी करवाया जाता है तो वो कहलाता है संकर पूर्वज संकरण, यानी कि पश्च संकरण। ठीक है, यानी कि हम पिछली बारी पीढ़ी के साथ क्या करवा रहे हैं? संकरण करवा रहे हैं। किसका? संतति पीढ़ी यानी कि F1 पीढ़ी का। तो मैं समझता हूं कि आपको यहां तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हमने क्या पढ़ लिया? हमने प्रभाविता का नियम पढ़ लिया, प्रभाविता। ठीक है, प्रभाविता के साथ हमने पृथक्करण का नियम पढ़ लिया, पृथक्करण।
और पृथक कण के नियम के बाद मैंने आपको संकर, पूर्व संकर में बाह्य संकर और परीक्षण संकर भी दोनों आपको कंप्लीट करवा दिए। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं कल की क्लास में आपको एक बार से फिर से रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है, और वैसे ऐसी जरूरत पड़ेगी नहीं, यदि आपको प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियो को वापस से रिवाइज करके देख लेना। आपके पास ऑप्शन है भाई, वीडियो अपलोड हो जाती है उसके बाद वीडियो को आप कभी भी देख सकते हो, आपके पास ऑप्शन है, आप कभी भी देख सकते हो। यदि आपको लगता है कि मैं धीमे पढ़ाता हूं तो आप वीडियो को थोड़ा फास्ट कर सकते हो, क्योंकि इसमें स्पीड का ऑप्शन आता है। ठीक है, आपको पता होगा। और यदि आपको लगता है कि मैं थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूं, थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूं, तो आप थोड़ा स्पीड भी स्लो कर सकते हो। ये भी सेटिंग में ऑप्शन आता है जब वीडियो प्ले होती है। ठीक है, तो लेकिन जब लाइव क्लास चलती है तब तो आप ऐसा कुछ कर नहीं सकते, लेकिन बाद में आप कुछ भी कर सकते हो। समझ में आ गया? तो अब रह गया है स्वतंत्र अपभुवन का नियम, यानी कि जो लास्ट तीसरा नियम है आनुपातिकता का, मेंडल ने जो दिया था वो रह गया है स्वतंत्र अपभुवन का नियम। तो उस नियम को मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट और रह जाएगा कि आनुपातिकता के जो नियम दिए थे मेंडल के द्वारा, उनका हमारे जीवन में महत्व क्या है। ठीक है, उनका क्या क्या फायदा होता है, तो उनके बारे में हम कल की क्लास में देखेंगे। और आज क्लास में मैंने आपको जहां तक पढ़ा दिया उसकी पीडीएफ अभी क्लास खत्म होने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ अवेलेबल के नीचे जो ब्लू कलर की लिंक होती है उस पर आपको क्लिक करना है, पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है, इससे आपको अच्छे से नोट्स बना लेना है। ठीक है, और आप चाहो तो साथ में भी नोट्स बना सकते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है नोट्स किस प्रकार से बनाना है, लेकिन नोट्स बनाने जरूरी हैं, क्योंकि बुक से आप इतनी अच्छे तरह से नहीं समझ पाओगे। क्योंकि अभी आपको मैंने समझा दिया उसी तरह से जैसे मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया है, वैसे ही मैंने बहुत अच्छे शानदार वाले नोट्स बनाए। ठीक है, तो आप आराम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, नोट्स डाउनलोड कीजिए और अच्छे से खुद के नोट्स बना लीजिए। समझ में आ गया? तो आज की क्लास तो हम ये खत्म करते हैं। ओके, अब इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। तो कल की क्लास में मैं स्वतंत्र अपभुवन का नियम पढ़ाने वाला हूं। ओके, और जिन लोगों ने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, शेयर करो भाई, दबा के शेयर किया करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, ताकि और भी बच्चे, आपके दोस्त भाई हैं, वो भी अपने वीडियो को देख सकें और आराम से अच्छे से पढ़ाई कर पाएं। ठीक है, अब मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर बैठ के आराम से सुरक्षित रूप से अपनी पढ़ाई को जारी रखें। ठीक है, मिलते हैं फिर कल की नेक्स्ट क्लास में।